नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और हम जुड़ रहे हैं आपके साथ एसबीआई लाइव स्टूडियो से। बाजारों की बात करें तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी है, खास तौर से निफ्टी में, जहां पर आप देखेंगे तो आज कई सारी कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज, कुछ पीएसयू काउंटर्स थोड़े से दबाव में हैं, बट हाँ, बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या भी काफी हेल्दी है। तो उतार चढ़ाव बाकी है और इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं कौन से हैं वो तमाम खास सेगमेंट जो कि हम आपके लिए अगले 1.5 घंटे में लेकर आएंगे। आपको बता दें क्या कुछ आपको शो में देखना है। 2:05 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे एफएनओ की स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर नजर रखिए ऑप्शंस के चैंपियन पे। फिर 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट एट 3, जहां पर आपको बताएंगे कौन से हैं वो तमाम काउंटर्स जहां पर आप एक जोरदार एक्शन देख रहे हैं। फिर 3:10 पे BTST या ST-BT आइडियाज आपके सामने रखेंगे और फिर 3:20 पे मार्केट के ठीक बंद होने से पहले आपके सामने रखेंगे वो तमाम इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर और जो आगे चल के मार्केट की चाल को डिसाइड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ख़ास सेगमेंट हैं जो कि हम आपके सामने लेकर आएंगे। पर आपको अब मार्केट की बड़ी बातें बता देते हैं, जहां पर मंथली एक्सपायरी के दिन काफ़ी एक्शन भरा बाजार, पर अभी फिलहाल 25,900 के नीचे कर रहा है कारोबार निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तरों से 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, बट अभी फिलहाल मामूली सी 35 अंकों की गिरावट आप बैंकिंग इंडेक्स में देखेंगे। इसी के साथ साथ कई सारे सेक्टर्स हैं जिनमें एक अच्छा एक्शन है। एफएमसीजी शेयर्स आज फिसलते हुए नजर आए हैं। नेस्ले ब्रिटानिया 1.5% गिरे हैं। पीएसयू बैंकों में तेजी है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये तेज दौड़ लगा रहे हैं। वहीं JSW स्टील और कुछ अन्य मेटल काउंटर्स हम सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है। आप अभी भी देखिए टाटा स्टील बना हुआ है निफ्टी के टॉप गेनर्स में, लगभग 2.5% की तेजी और JSW स्टील में भी लगभग 2.5% का उत्साह और हिंडाल्को भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल 1% की तेजी आप यहां पर देखेंगे। तो बाजार की ये हैं मेजर हाइलाइट्स और पूरा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं निफ्टी में और निफ्टी बैंक दोनों में 100 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 50 अंकों के आसपास की नरमी है और आज पूरी तरह से बाजार में एक्सपायरी का माहौल हम देख रहे हैं। हालांकि दोनों के दोनों इंडेक्स ने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स को बचाया है। 57,800 को निफ्टी बैंक ने डिफेंड किया और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 25,800 को निफ्टी ने अब तक बचा के रखा है। 100 अंकों की गिरावट हालांकि अभी तक हम देख रहे हैं और आज रोलोवर्स के डेटा भी आपके सामने लेकर आएंगे। अभी तक जो रोलोवर्स के डेटा जो आए हैं वो ठीक ठाक हैं, मतलब ठीक ठाक रोलोवर्स निकल के आ रहे हैं। निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी बैंक, दोनों की। निफ्टी में करीब 64% के आसपास के रोलोवर हो चुके हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो अब तक 70% के आसपास के रोलोवर हो गए हैं। ये बढ़ने चाहिए, 75-80% के रेंज में निफ्टी बैंक दोनों को रोलोवर्स होने चाहिए। अभी तो थोड़ा समय है 1.5 घंटे के आसपास का। लेकिन सृष्टि जरा बताइए कि आज बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, बड़ा एक्शन हमें कहां पर देखने को मिल रहा है? तो देखिए अभिषेक, ऊपरी स्तरों से मार्केट में गिरावट हावी है, बट ऐसे में भी कुछ काउंटर्स अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं। हमने सुबह भी EMS काउंटर्स के बारे में चर्चा की थी और आपको ये भी बताया था कि 7 कंपनीज को जो है मंजूरी दी गई है सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम के अंतर्गत, और इसके बेनिफिशरीज रहेंगे केन्स टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ सिरमा SGS, जहां पर कुछ एक ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ये कंपनीज अब बनाएंगी और जहां पर अभी तक चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंस रहती थी उसको कट करते हुए भारत में ही इनका प्रोडक्शन होगा। और क्या ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। दोनों ही कंपनीज ने अपने केपेक्स प्लान भी जो हैं वो जारी किए हैं। इसी के साथ हम एक्शन देख रहे हैं रियल्टी स्पेस में। आपको याद होगा पिछले 3 दिन से हमारे कई सारे एक्सपर्ट से भी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, कितना मोमेंटम ये दिखा रहे हैं, बट क्या इस पे भरोसा करना है, ये सबसे बड़ा सवाल था। आज आप देखिए तस्वीर साफ है। आज चौथे दिन आप देख रहे होंगे कि सभी काउंटर्स एक यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं और सेक्टोरली सबसे लुढ़कने वाला सेक्टर बन चुका है रियल्टी स्पेस।
अब बात करते हैं टायर कंपनीज की। देखिए, आपको ये भी याद होगा कि सुबह हमने जो है जेके टायर की अर्निंग्स, सीएच की अच्छी अर्निंग्स और उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट अपोलो टायर्स पे आ सकता है, इसके बारे में चर्चा की थी। अभी जेके टायर्स अभी भी 2.5% ऊपर है, अपोलो के नंबर्स आना बाकी है, बट ऐसे बाजार में भी स्टॉक हरे निशान में है और सीएट आज फिर से कुछ हाल दिखाता हुआ। जिंदाल स्टील यहाँ पर अर्निंग्स के पहले जो है यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है। अन्य मेटल कंपनीज के साथ साथ यहाँ 4% की तेजी और बाटा सुबह से कोई रिकवरी नहीं है। हमने बताया भी था बेहद कमजोर नतीजे आए हैं, मुनाफे में 70% का ड्रॉप। आप देखिए स्टॉक में 4% की गिरावट और कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं दिखा रहा है बाटा इंडिया का शेयर। तो अभिषेक के तमाम काउंटर्स हैं जहां पर आज हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं, बट अभिषेक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसका सबको इंतजार है, क्योंकि देखिए आज तो है मंथली एक्सपायरी, रोल ओवर्स कैसे आते हैं, बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाए अभिषेक? सृष्टि, देखिए रोल ओवर्स अच्छे आएंगे और अच्छे ना आने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बाजार में इस तरह की कोई मतलब डर वाला माहौल है नहीं, ना ही कोई अनिश्चितता है। एक असमंजस की स्थिति कह सकते हैं कि ट्रेड डील के मसले पर क्या होगा भारत और अमेरिका के बीच में, लेकिन ऑप्टिमिज्म है और ट्रिगर हमें मिल जाएगा। चाइना और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होगी, ट्रंप और शी जिनपिंग मिलने वाले हैं गुरुवार को एपेक समिट के दौरान साउथ कोरिया में, तो काफ़ी क्रूशल है और दुनिया भर के बाजारों की नज़र उस बैठक पर होगी, क्योंकि अपने सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात होगी, तो बड़ी खास होने वाली है और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। देखते हैं। अदरवाइज आज का बाजार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सपायरी वाला प्ले है। अक्टूबर का महीना वैसे भी काफ़ी अच्छा रहा है और हमने देखा है कि निफ्टी बैंक में लोगों ने बढ़िया पैसे बनाए हैं और हम ये भी देख रहे थे सृष्टि की करीब 11-12 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी के जो ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं। तमाम ऐसे सेक्टर्स में हमने अच्छी रौनक देखी है, तो माहौल ठीक है। अब एक दो सत्र से ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है और निफ्टी बैंक में कितनी गिरावट है, 50 अंकों की यही स्थिति है। 200 अंकों की रेंज में आज हम निफ्टी को घूमते हुए देख रहे हैं। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस ये आज प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि इन्हीं ने तो बाजार को सपोर्ट भी किया था, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट टेकिंग ये लाजमी है। आज हम देख रहे हैं कि मेटल सरकारी बैंकों से सपोर्ट है, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी ये तमाम शेयर चल रहे हैं। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज थोड़ा सा ना भागीदारी कम है, तो वहां पर आपको गिरावट दिखेगी, लेकिन मेटल इंडेक्स में लगातार 5वें सत्र में तेजी है और ये 5 दिन में करीब 4% के आसपास का उछाल दिखा चुका है। ग्लोबल क्यूज भी बाजारों के लिए फिलहाल बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो इसके चलते भी हम थोड़े से नरमी का माहौल देख रहे हैं। यूरोप से जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं और डाउ नेस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से पहले हम और फेड के आउटकम से पहले एफओएमसी की बैठक का आज पहला दिन है। कल देर रात तक पॉलिसी आ जाएगी, देखते हैं कि जेरोम पावेल क्या कहते हैं। तो कुछ इवेंट्स बाजार थोड़ा सा उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्के फुल्के नरमी आ रही है, लेकिन निफ्टी आज हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन है। पिछले कुछ सत्र से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आज हमने जो सपोर्ट बताया था सुबह के सत्र में 2500 का, बाजार ने आज उसको बखूबी डिफेंड किया है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब जो बचा हुआ सत्र है, मेरा मानना है कि 2500 टूटने की जो संभावना है, जो आशंका है, वो काफी ज्यादा कम है और यहां से जो रेजिस्टेंस है 26,100 का, तो यही करीब मान के चलिए कि एक रेंज बाउंड ही आप बाजार में कारोबार देखेंगे। मेरा मानना है कि 25,800 से 900 के बीच में जहां पर बाजार अभी भी है, अगर थोड़ा सा बाजार में आगे की सोचते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप जोखिम ले सकते हैं, तो एक बढ़िया ये बाइंग का मौका भी है। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, बाजार में मोमेंटम तब वीक होगा जब 25,800 टूटेगा और 25,500 जब ब्रेक करेगा, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा ना बड़ी प्रॉफिट टेकिंग के लिए बाजार तैयार हो गया। अदरवाइज बाजार का मोमेंटम काफी ज्यादा मजबूत है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि 12 में से 9 शेयर तेजी वाले हैं। हालांकि जो 3 बड़े जो शेयर हैं प्राइवेट बैंकिंग के, जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और एक्सिस बैंक, वहां पर थोड़ी कमजोरी हो रही है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी हमने तेजी देखी थी, एक्सिस बैंक का भी शेयर चला था, आईसीसी बैंक ने भी 1-2 सत्र में कल के सत्र में तेजी अच्छी दिखाई थी। आज वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का माहौल हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सपोर्ट हमने सुबह के सत्र में बताया था वो सपोर्ट अभी भी आपके लिए काम करेगा। वो सपोर्ट है 57,800 का और 58,300 ये रेजिस्टेंस का लेवल। फिलहाल मैं ऑप्शंस के जो डेटा देख रहा हूं उसके आधार पर ये मैं रेजिस्टेंस का लेवल बताऊंगा। 58,500 के ऊपर जब फिर से निकल जाए, आप याद रखिए कि 58,577 ये है निफ्टी का ऑल टाइम हाई, इसके आसपास जाए
58,500 के ऊपर जाकर निफ्टी टिके तो एक रिन्यूड इंटरेस्ट हम निफ्टी बैंक में बनते हुए देखेंगे और नई पार्टिसिपेशन भी आएगी। नई पार्टिसिपेशन शायद एफआईज की तरफ से भी आ सकती है। एफआईज देखिए शॉर्ट कवर कर तो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा वो शॉर्ट हैं। अभी 26% के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर्स उनकी लॉन्ग होल्डिंग है, तो शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश काफी ज्यादा है और ये एक की एरिया है बैंकिंग और फाइनेंशियल। 57,500 तक मान लीजिए अगर निफ्टी बैंक अगर आ जाता है तो मेरा मानना है कि जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए एक मौका निश्चित तौर पर होगा। बाजार में अभी डरने वाली बात कोई है ही नहीं, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए और ऑप्टिमिस्टिक होने के कई सारे रीजंस हैं। एफआईज का भी सपोर्ट है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स अच्छे आए हैं, इसके अलावा ट्रेड डील को लेकर भी अच्छी खबरें आ सकती हैं और जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं वो उतने ज्यादा गंभीर नहीं, कोई नई चीज निकल के आई नहीं है। तो बाजार के लिए जितने मसाला चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो सारे के सारे मुझे लगता है कि मौजूद है। शॉर्ट नहीं करना है, मोमेंटम काफी मजबूत है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रख के चलनी है और मेरा मानना है कि जो अच्छा मोमेंटम अक्टूबर सीरीज में बाजार ने जो दिखाया है ये नवंबर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा और उसके संकेत पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं बाजार में। ऑलराइट, तो चलिए ये स्ट्रैटेजी जो है अभिषेक ने बताई कि किस तरीके से मूड और मोमेंटम और डेटा के दम पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये हमने समझा। पर हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझेंगे कहाँ पर रख रहे हैं वो नज़र। हमारे साथ राजेश पालवे और साथ ही साथ रुचित जैन मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश जी, सबसे पहले आपका एक बार व्यू जानना चाहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे, क्योंकि ऊपरी स्तरों से बिकवाली तो हावी हुई है, बट क्या यहाँ पे कोई कंसर्निंग डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, ये आज एक्सपायरी डे है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनते हुए दिख रहा है। 26,000 पे मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी थी जहाँ पे अनवाइंडिंग ट्रेड नहीं प्ले आउट हुआ। हालांकि निफ्टी ने ब्रीफली अटेम्प्ट जरूर किया था उस लेवल को पेनिट्रेट करने का, लेकिन 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो हमें लगता है थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे टुवर्ड्स एक्सपायरी होते हुए दिख रहा है। निफ्टी में जब तक हमें लगता है 25,750 25,800 के लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पे ट्रेंड बुलिश साइड पे ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा और बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे जब तक हम 25,700 के ऊपर बने हुए हैं। वहीं अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबली 58,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है, स्पेशली प्राइवेट बैंक एज वेल एज पीएसयू, दोनों ही बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम था। तो बैंक निफ्टी भी एक कंफर्ट जोन में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जरूर थोड़ा दबाव हायर साइड से आते हुए दिखा, लेकिन हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 58,300 के लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो यहाँ से एक नई ऊंचाई जो कि 59,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। ऑन द डाउन साइड जब तक हम 57,700 के ऊपर बने हुए तो ये डिप्स में हम बाय करने की सलाह देंगे और निफ्टी में भी 25,700 ये स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये रणनीति हो गई बाय ऑन डिप्स की ही। राजेश जी भी कह रहे हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया, रुचि जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए क्लोजिंग शो में। इस बीच किर्लोस्कर न्यूमैटिक के नतीजे आए हैं और मुनाफा हम देख रहे हैं कि 67 करोड़ से घटकर 42-45 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। आय की बात करें तो 430 करोड़ रुपए से घटकर आय आ गई है 378 करोड़ रुपए पर। तो आय और प्रॉफिट के फ्रंट पर कमजोर नतीजे। एविडा भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है और 93 करोड़ रुपए से घटकर 58 करोड़ रुपए के नंबर्स किर्लोस्कर न्यूमैटिक ने पोस्ट किए हैं। शेयर 2-2.5% कमजोर है। मार्जिन के फ्रंट पर बड़ा डेंट है, मतलब 22.25% से घटकर 15.25% के आसपास के मार्जिन रह गए हैं। किर्लोस्कर न्यूमैटिक को लेकर एक जरा व्यू लेते हैं। राजेश जी जरा एक राय इस पर दीजिए सर, क्या करना चाहिए शेयर में जिनके पास हो? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन हमें लगता है कि अगर स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ही यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक को लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि करीब है इसमें 1130 के आसपास, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 1130 के लेवल के नीचे फिसल जाता है तो फिर इसमें गिरावट जो बढ़ सकती है वो हो सकती है करीब 1050 की तरफ स्टॉक को लोअर साइड पे लेके जा सकती है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। आई थिंक नंबर का रिएक्शन है
अगर 1130 को होल्ड करता है तो थोड़ा पुल बैक बन सकता है टुवर्ड्स 1200 की तरफ। वो इसके लिए एक इमीडिएट चैलेंजिंग लेवल रहेगा। 1200 के ऊपर वापस अगर ये स्टॉक सस्टेन होना चालू करता है तो हमें लगता है कि फिर एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे अटेम्प्ट होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 1250 1300 की तरफ। तो एट दिस जंक्चर थोड़ा वेट करेंगे किस तरीके से ये 1130 के लेवल को डिफेंड करने में कामयाब होता है या नहीं, वो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देन उस पर ट्रेड करने की सलाह देगी। किर्लोस्कर न्यूमेटिक पर ये व्यू हो गया, लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि राजेश जी की लिस्ट में उनकी स्टडी किए हुए शेयर कौन से हैं जहां पर आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग बेट्स बन सकते हैं। राजेश जी, बाजार थोड़ा सा नरम, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग और मौके भी कई बार ऐसे में बनते हैं। जरा बताइए सर कि आपके हिसाब से कहां पर आकर्षक मौके हैं अभी बाजार में। तो अभिषेक जी, जैसा हमने बताया कि बैंकिंग एज ए बास्केट अभी हमें पसंद है और यहाँ पे काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन का समय बिताया और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है। ये स्टॉक में 830 840 तक की अपसाइड भी गोइंग फॉरवर्ड नियर टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 785 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें लगता है यहाँ पे इंडस टावर को फोकस में रखना चाहिए। अगेन आई अल्फा बेट्स का ही स्टॉक है, लेकिन इंडस टावर का भी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ऐड होते हुए दिख रहा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो इंडस टावर में हमें लगता है कि ये टारगेट करीब 400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 376 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए, ये दो कॉल्स राजेश जी की तरफ से आते हुए पर रुचि तब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहां पर है आपके क्लोजिंग आइडियाज। जी वेरी गुड Good आफ्टरनून। afternoon. दो स्टॉक्स है जहाँ पे हम खरीदारी की साइड सलाह दे रहे हैं। एक तो अशोक लीलैंड, जहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है। प्राइस अप मूव्स में जैसे वॉल्यूम्स हुए हैं रिसेंटली, वैसे करेक्शंस पे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। अब पिछले 1 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जहाँ पे 50 डेमा के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है और अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड के लिए। तो 133 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड में पोजिशनली 150 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और ग्रासिम हमें दूसरा स्टॉक है जो करंट लेवल्स पे काफी अच्छा लगा। अगर आप पिछले 4 महीने में देखें तो जब भी ये स्टॉक 2900 के आसपास आ रहा था तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, बट कल के सेशन में ही वो 2900 का लेवल्स का ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया और इस बार जो अपमूव आया है ब्रेकआउट वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। सो यहाँ पे हम एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रासिम में। सो करंट लेवल्स पे 2850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 3040 के टारगेट्स के लिए ग्रासिम में भी खरीदारी की सलाह है। ऑलराइट, तो चलिए ग्रासिम और साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई। कल हमने ग्रासिम में एक बहुत बेहतरीन मूव भी देखा था। आज थोड़ा सा मार्केट के साथ हल्का सा कहीं ना कहीं वहीं पर है, ये एक अच्छी बात है। कोई बड़ा सेल ऑफ हमने यहाँ पे नहीं देखा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा है, बट यहाँ से एक मोमेंटम पकड़ने की तैयारी में ग्रासिम का काउंटर। और कुछ काउंटर्स पे चर्चा करते हैं जहाँ पर आज एक अच्छा एक्शन है। मेटल पैक की तो हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर टाटा स्टील, JSW स्टील, साथ ही साथ हिंडाल्को ये बन चुके हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। इसी के साथ साथ SBI लाइफ, कल भी हमने आपको बताया था क्या दमदार नतीजे देखने को मिले SBI लाइफ के लिए, और आज फिर से लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर SBI लाइफ में आप देखेंगे। राजेश जी, क्या लगता है कि ऐसे गिरावट भरे माहौल में, यानी सिर्फ आज का मार्केट देखे जो जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, SBI लाइफ फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, कौन से टारगेट्स यहाँ पे ध्यान रखें? तो काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे SBI लाइफ में बनते हुए दिखा। अगर हम इसको मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक का यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे बना है,
अब ये अगर 1900 के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ रहेगा तो स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 1980 2000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखना चाहिए 1900 के स्टॉप लॉस से। टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 1980 से 2000 की तरफ। तो चलिए SBI लाइफ यहाँ पर रखनी है नज़र। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है और उसके बाद जो है स्टॉक फिर से एक मोमेंटम दिखाता हुआ। इसी के साथ साथ आज SBI लाइफ के साथ थोड़ा HDFC लाइफ में भी एक मोमेंटम है, पर LNT पर भी फोकस करेंगे क्योंकि कल आएंगे कंपनी के नतीजे। और ये पूरे क्वार्टर आप देखिए क्या ज़बरदस्त ऑर्डर इनफ्लो अनाउंसमेंट्स रहे हैं। बीते 30-40 दिनों में आप देखेंगे तो एक बढ़िया ऑर्डर विन। और आज भी सुबह मुझे याद है कि इनको 1000 से 1500 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर विन प्राप्त हुआ था। LNT लगभग डे हाई के आसपास आता हुआ, पर ऐसे बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। रुचित, क्या रीडिंग है यहाँ पर? रिजल्ट्स के पहले किस तरीके से डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं आप? स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक का। अगर आप थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो लगभग 1.5 साल का कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने देखा है कि जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट प्राइस वाइज एक्शन नहीं था मार्केट के अपट्रेंड के बावजूद। बट रिसेंटली लास्ट 1 महीने में ये पिछले स्विंग हाइज के क्रॉस करने के वर्ज पर है ये स्टॉक, और वॉल्यूम्स भी स्लो एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक इतने लंबे समय के टाइम वाइज करेक्शन के बाद में जब ऐसे मोमेंटम रिज्यूम होते हैं तो स्टॉक का क्लियर सिग्नल्स होता है कि वो एक ब्रॉडर अपट्रेंड का रिजम्पशन है। बट यस, बीइंग अ हैवी वेट हम बहुत फास्ट मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर थोड़ा सा मिड टर्म का व्यू ले सो LNT में हमें लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो आपको एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव इस स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकता है। स्लो एंड स्टेडी अप मूव दिखा सकता है LNT। और जी हाँ, क्योंकि LNT लार्ज कैप ज़रूर है, न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी इस पे रहते हैं, बट बहुत ही स्लो मूवर है। तो उसके लिहाज से भी एक्शन देखना होगा कि किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं और क्या होगा लाइकली रिएक्शन। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग गहराती हुई दिख रही है और निफ्टी फिर से दिन के निचले स्तर के आसपास आ गया है। गिरावट है करीब करीब 150 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें भी पॉइंट के लिहाज से तो गिरावट उतनी है, लेकिन अगर आप प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो 0.25% के आसपास की नरमी निफ्टी में है और 0.5% से ज़्यादा कमजोरी हम 0.25% कमजोरी निफ्टी बैंक में है और निफ्टी में करीब करीब 0.5% के आसपास की नरमी फिलहाल हम देख रहे हैं। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। राजेश जी, IDBI बैंक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी उछाल है, करीब 7% के आसपास की तेज़ी है, 100 रुपये के ऊपर भाव निकला है। और जब भी कोई डाइवेस्टमेंट को लेकर खबर आती है तो शेयर चलता है और मतलब अपडेट्स कई बार आते हैं। अब जब तक फाइनल कोई चीज़ ना आ जाए, हालांकि टारगेट तय किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक, जरा बताएंगे कि शेयर में करना क्या चाहिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून सृष्टि और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि जब जब ऐसी सुगबुगाहट आने लगती है कि कुछ डाइवेस्टमेंट के ऊपर बात चलने लगी है या होने वाला है, उस समय हम देखते हैं इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आने लगती है और उसके बाद फिर जब कोई फॉलो अप नहीं आता है तो वापस से करेक्शन आ जाता है। आज की जो बढ़त है उसके बाद मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नई पोजीशन लेनी चाहिए। किसी के पास है तो वो बने रह सकता है या पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि वापस से नीचे आए तो फिर ऐड कर सकता है। फंडामेंटली साउंड है, नो डाउट ऑन दैट। परफॉर्मेंस पिछले कई क्वार्टर्स से सुधार होता हुआ नजर आया है, लेकिन इस वक्त वैल्यूएशन वो कंफर्ट नहीं दे रहे हैं कि नई खरीद की जाए अनलेस एंड अनटिल के डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज पक्की हो जाए। तो इस वक्त नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। हालांकि जिसके पास है रेदर मैं तो ये कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे के लेवल्स से मेरा मतलब है कि अगर 90, 88, 90 के आसपास मिले तो वहां नई खरीदारी की जा सकती है। नहीं, बढ़िया है सर। जिसके पास मान लीजिए उस लेवल की है, अगर खरीदे अगर और प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए IDBI बैंक में और फिर से नीचे आए वहाँ पर फिर से बाइंग कीजिए।
बढ़िया तरीका है अभी बाजार में पैसे बनाने का। एक और शेयर है जहां पर आज हम काफी ज्यादा उत्साह देख रहे हैं। हालांकि पिछले अगर आप महीने भर की चाल देखेंगे तो टीटीके प्रेस्टीज का शेयर चला नहीं था, कंसोलिडेट कर रहा था, और वैसे भी इसका जो 52 वीक हाई है वहां से आपको शेयर काफी ज्यादा नीचे दिखाई देगा। लेकिन आज जो नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट में भी हेल्दी ग्रोथ है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मार्जिन भी एक्सपेंड किया है करीब करीब 2%, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट। टीटीके प्रेस्टीज 12-13% ऊपर है राजेश जी। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाल फिलहाल जो इनके लिए रॉ मटेरियल है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस काफी ऊपर गए हैं, तो मे बी कि आगे चल के थोड़ा प्रेशर बनाएं, क्योंकि इनके लिए तो रॉ मटेरियल है वो। क्या आप सलाह देंगे टीटीके प्रेस्टीज में? मोमेंटम तो अच्छा बन रहा है आज के सत्र में। देखिए, मोमेंटम अच्छा बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सबसे अच्छी बात है कि ठीक है एल्यूमिनियम के प्राइस थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन जिस तरीके की जीएसटी कट वगैरह अनाउंस हुए पिछले दिनों, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन और डिमांड बढ़ती हुई नजर आई। नंबर्स अच्छे आए थे, तो मैं समझता हूँ कि इसे बने रहने चाहिए और गिरावट में ऐड भी कर सकते हैं, बनिस्पत कि आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा हो। लंबे से मेरा मतलब है कम से कम 9-12 महीने का नजरिया रखें, क्योंकि जो जीएसटी कट वगैरह के जो बेनिफिट्स हैं वो आते से आएंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम 1-2 क्वार्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा। डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और ब्रांड बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। प्रेस्टीज यहाँ पर बने रहने की सलाह आ रही है। और जी हाँ, नंबर्स बेहद शानदार, और उसके बाद एक शानदार मूव हम देख पा रहे हैं स्टॉक प्राइस में। इसी के साथ साथ देखिए थोड़ी सी गिरावट तो गहराई है, बट आज बजाज ट्विंस जो हैं वो थोड़ी कमज़ोरी ज़्यादा दिखा रहे हैं, निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं, और सुबह से ही एक गिरावट जो है हावी है। रुचित, एक बार मैं देख भी रही थी कि बजाज फाइनेंस से एक शानदार तेज़ी के बाद अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ से थोड़ा सा और गिरावट के कुछ संकेत आपको दिख रहे हैं, या जिन्होंने निचले स्तरों पे एंट्री ली हो, क्या वहाँ इन लेवल्स पे निकल जाना सही रहेगा? ये ओवरऑल थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में जो रीसेंट रैली आई थी लगभग आई थिंक 850 900 से ही अपमूव स्टार्ट हुआ था, जो 1100 तक बिना कोई करेक्टिव फेस के रही। तो मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट जोन में रहे हैं, तो आई थिंक इन बिटवीन छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग रह सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट जो 20 एमआई स्टॉक को 1040 1050 की रेंज में है, और पोजिशनल सपोर्ट लगभग 1000 रुपीज के आसपास है। सो आई थिंक ऐसे कोई भी डिप में इनकेस ये स्टॉक का नियर फ्यूचर में ये 1000 रुपीज के आसपास सपोर्ट के आसपास अगर डिप मिलता है तो वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो मेरे हिसाब से अगर फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई देख रहे तो थोड़ा डिप पे खरीदारी करने के लिए देखे, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है निचले स्तरों पे लिया हुआ है तो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए अपने पोजीशंस को होल्ड करनी चाहिए। तो पोजीशंस को फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। मध्यम से लंबी अवधि में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बनता हुआ ही दिख रहा है। और जी हाँ, बजाज फाइनेंस तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके का मल्टी बैगर ये बन के साबित हुआ है। बट इस बीच आइए स्वागत करते हैं राजेश अग्रवाल जी का भी, वो भी हमारे साथ शो में मौजूद है। और राजेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि कौन से सेक्टर्स आपको फ़िलहाल पसंद आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जो पीएसयू बैंकिंग का खेमा है वहाँ पर न्यूज़ फ्लो के चलते बड़ा एक्साइटमेंट है, मेटल पैक अच्छा कर रहा है, बट साथ ही साथ कुछ कंजम्पशन काउंटर्स जो हैं वो इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं है। कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो कि आपको पसंद आ रहा हो अभी? गुड आफ्टरनून सृष्टि। गुड आफ्टरनून। आपने सही कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं जो और परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके पीएसयू बैंकिंग साइड से। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार को भी निफ्टी पे जो प्रेशर बना था बाजार पे भी, खास करके तो बैंकिंग साइड से ही बना था, और आज भी अगर आप देखें तो बैंकिंग थोड़े प्रेशर में है। लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, फिर वो चाहे आईएमएफ की तरह हो या दूसरी तरह बड़े बड़े संस्थान जो इंडियन इकोनॉमी के टारगेट्स दे रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ग्रोथ हो रही है तो बैंकिंग को हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। और इस वक्त पीएसयू बैंकिंग स्पेस अगर आप देखो तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वैल्यूएशन अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर के वनिस्पत बहुत कम है। और जिस तरीके के बयानात कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के आए थे कि उन्हें अपनी सब्सिडीज वगैरह को मोनेटाइज करना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कोई पिक करनी हो तो पहली पसंद लार्ज कैप पीएसयू साइड में तो जाहिर सी बात है एसबीआई का ही रहेगा कि 29,000 के ऊपर ब्रांचेस हैं। पहली तिमाही में नतीजे बहुत अच्छे आए थे। 250 बिलियन का क्यूआईपी किया, जिससे उन्होंने
12% के ऊपर की क्रेडिट ग्रोथ करने में सुविधा मिलेगी। सब्सिडीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, योनो में अच्छी वैल्यूएशन निकल के आ सकती है। और मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाना चाहिए। 2300 प्लस ब्रांचेस है, करीब करीब 89% प्रमोटर होल्डिंग है। 7.5 की पी पे ट्रेड करता हुआ मुझे बहुत ही अंडर वैल्यूड लगता है। और नंबर्स अगर आप देखें दूसरी तिमाही के क्या लगातार 3-4 तिमाहियों से अगर आप देखें तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर वो चाहे एनआईएम की ग्रोथ हो, एसेट क्वालिटी की हो, डिपॉजिट्स की हो, सब में शानदार रहा है। मुझे लगता है 70 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। तो पीएसयू बैंकिंग साइड में ये दो हमारी पिक रहेगी। तो पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स पर रखनी है नज़र, ये राय आती हुई राजेश जी की तरफ से। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। थे बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है आज मंथली एक्सपायरी के दिन, और निफ्टी बैंक करीब 100 अंक नीचे है, 0.25% से भी कम की नरमी है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है आधे % से ज्यादा की है, और 25,800 के बेहद क्रूशल सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी इस वक्त टिक रहा है। लेकिन वीक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि जो सरकारी बैंकों के जो शेयर है उनमें रुझान काफी अच्छा है। एसबीआई हो, बीओबी, पीएनबी, ये तमाम शेयर आज आपको अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और एसबीआई का जो शेयर है हम देख रहे हैं कि करीब करीब आधे % ऊपर है, आज नए हाइस पर पहुंचा है। दरअसल सरकारी बैंकों को लेकर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि सरकार उसमें जो विदेशी निवेश की सीमा है फिलहाल जो 20% के आसपास है उसको बढ़ाकर 49% कर सकती है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आरबीआई के साथ इस चीज़ को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। और जो डिस्पैरिटी है प्राइवेट बैंकों के रेगुलेशन में और पब्लिक सेक्टर बैंकों के रेगुलेशन में, उस डिस्पैरिटी को सरकार थोड़ा सा कम करने पर विचार कर रही है। और इसी के चलते आज हम एक्साइटमेंट देख रहे हैं। राजेश पालविया जी, एक राय आप एसबीआई के शेयर पर भी दीजिए। एसबीआई में आप अब कितनी तेजी यहां से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम फंडामेंटली देखें तो सारी चीजें अच्छी हैं, अब तो प्राइवेट कैपेक्स भी आ रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो बैंक है काफी सस्ता है अगर हम वैल्यूएशंस को भी अगर ध्यान में रखें तो। आप जरा बताएंगे सर कि चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं इसके लिए? तो चार्ट पे भी स्टॉक एक अच्छा बुलिश ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है जो ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं मंथली वीकली चार्ट पे, ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक में 4 डिजिट में पहुंचने में हमें लगता है कि बहुत जल्द ये पहुंचते हुए दिखेगा। और हमारे टारगेट इस पे पोजिशनल परस्पेक्टिव से 1040 1060 की तरफ है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है, जब तक ये स्टॉक बना हुआ है करीब 880 890 के ऊपर छोटी मोटी गिरावट में ऐड ही करें। और हमें लगता है 1040 1050 तक की अपसाइड इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती। तो एक अच्छा बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो ये स्टॉक को हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से इसको छोटी मोटी गिरावट में ऐड करते रहे, और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये काफी अच्छे रिटर्न यहाँ से डिलीवर करते हुए दिखेगा। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड काफी अच्छे रिटर्न से डिलीवर किएगा। इस बीच न्यूजेन सॉफ्टवेयर के नतीजे में दिख रहा था स्क्रीन पर, और हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट अच्छा आया है 49 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ रुपए पर। एक बार फिर से जरा न्यूजेन सॉफ्टवेयर के नतीजे लेके आइए। देखिए, अच्छे मार्केट का ये अच्छा सूचक होता है कि जब नतीजे आए तो नतीजों में जो बाजार है ना वो अच्छी चीज़ों पर फोकस करके चलता है और फिर उसको रिवॉर्ड करता है। आज देखिए, मतलब भले ही थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन जहां पर भी नंबर अच्छा है ना, आप उठा के देख लीजिए, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर करीब 11% ऊपर है। मुनाफे का फिगर आप देखेंगे Q1Q ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले हम टीटीके प्रेस्टीज की बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर भी 12-13% के आसपास का उछाल है। एक और बड़ी तेजी हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा कि MRPL का शेयर चल रहा था, आज चेन्नई पेट्रोल बड़ा बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, तो उनकी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन न्यूजेन सॉफ्टवेयर पर एक व्यू भी लेना चाहेंगे। अच्छा, मार्जिन 11% से बढ़कर 23.25%, मतलब डबल से भी ज्यादा। राजेश अग्रवाल जी, एक फंडामेंटल व्यू सर, कंपनी को ट्रैक करते हैं क्या आप? और सॉलिड नंबर से ये तो मार्जिन इतना एक्सपेंड होना, आप जरा बताइए सर कि क्या करना चाहिए शेयर में?
सर अनम्यूट कीजिए, फिर आपकी मधुर वाणी सुन पाएंगे सर। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं सर, आवाज खोलिए सर। अच्छा, कुछ तो दिक्कत है, ये तकनीकी दिक्कत को हम दूर करते हैं, फिर राजेश जी के पास जरूर जाएंगे। लेकिन पालविया जी, न्यूजन सॉफ्टवेयर 100 रुपए चढ़ गया शेयर आते ही नंबर्स। अब ये दिक्कत है ना कि अब नतीजे आए और मान लीजिए किसी को पार्टिसिपेट करना है, आज तो लोग एल्गो लगा के बैठे हैं, अब रिटेल बेचारा करे तो क्या करे। राजेश जी करें क्या, इसके बाद भी मौके हैं या फिर गाड़ी बहुत आगे निकल गई अब? तो देखिए, एक अच्छा ब्रेकआउट तो नंबर पे रिएक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है, और अगर हम इसके वीकली चार्ट भी देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एक करेक्शन के बाद यहाँ पे आते हुए दिखा है। जो ब्रेकआउट बने हैं चार्ट पे, हमें लगता है कि अभी जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है। 970 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, और जब तक हमें लगता है कि अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो इसमें ये मोमेंटम हो सकता है कि 1040 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे, 1040 1050 की तरफ। तो ट्रेल करते जाए जैसे जैसे स्टॉक में तेजी बढ़ती है, और हमें लगता है कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट 1050 के आसपास भी बुक करे अगर ये रेट मिलते हैं इस मोमेंटम में तो। ठीक है, ये व्यू हो गया न्यूजन सॉफ्टवेयर को लेकर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो रिफाइनिंग वाले स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम है। कल एमआरपीएल में हमने अच्छी तेजी देखी, जो प्योर रिफाइनिंग वाले हैं। एमआरपीएल कल बढ़िया चला, एमआरपीएल आज भी चल रहा है, लेकिन अब चेन्नई पेट्रो को देखेंगे तो एमआरपीएल से कहीं बेहतर आपको दिखाई देगा। और उसकी वजह यह है कि जो जीआरएम्स हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो बढ़ के $8.5 के आसपास पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर ओएमसीज जिनका कारोबार है रिफाइनिंग का भी, थोड़ा थोड़ा उनको भी फायदा होता है। लेकिन जो प्योर रिफाइनिंग में है, चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल, ये प्योर रिफाइनिंग वाली है, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम है। चेन्नई पेट्रो का शेयर कल चला नहीं, कल थोड़ा सुस्त था, आज पूरी की पूरी भरपाई और आगे की चाल। राजेश अग्रवाल जी, ये कैसे देख रहे हैं सर आप इन कंपनीज को? क्योंकि क्रूड हमें लगता है कि देखिए थोड़ा सा और यहाँ से अगर जियो पॉलिटिक्स हमारे फेवर में रहा, अगर युद्ध वगैरह रुकने को लेकर खबर आती है तो क्रूड थोड़ा सा और नरम होगा। सर आपका क्या विचार है और क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगा, खास करके चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में। तो और नई खरीदारी करने के लिए बीपीसीएल पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे। जीआरएम्स अच्छे आ रहे हैं, क्रूड नीचे के लेवल्स पे है, डिमांड बढ़ी हुई है, और जिस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन को भी खास करके देखते हुए ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, खास करके बीपीसीएल और आईओसी में। ठीक है, बीपीसीएल और आईओसी में खरीदारी करने की सलाह है। और आज हमने देखा कि आईओसी के शेयर में भी शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन फिलहाल ये प्रॉफिट टेकिंग का थोड़ा शिकार हो रहा है और दिन के निचले स्तरों के आसपास। हालांकि जो गिरावट है वो 1% के आसपास की है। कल हमने देखा था कि शेयर में बढ़िया रफ्तार बनी थी, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर पहुंचा था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। प्रॉफिट इनका काफ़ी बढ़िया निकल के आया था जो इन्होंने अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे, और रेवेन्यू में करीब 4% के आसपास का उछाल था। लेकिन चलिए, अब 2:45 हो गए हैं, 2:45 बज गए हैं, और समझ लेते हैं कि ऑप्शंस का बढ़िया ट्रेड। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। ज़रा बताइए कि बाजार में आपकी नज़र कहाँ पर गई है और ऑप्शंस में कहाँ ट्रेड करके पैसे बन जाएंगे? हाँ, शुक्रिया अभिषेक। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जो कि हेल्दी है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, लॉन्ग साइड्स की तो अपॉर्चुनिटी हम सब बात करते ही हैं। यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट्स की पोजीशन भी अगर आप रखते हैं तो एक अच्छा है, जो होगा कंसिडरिंग कि शायद कंसोलिडेशन थोड़ा सा और आपको देखने को मिले और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं शॉर्ट साइड पे। उनमें से एक ऐसा नाम है ट्रेंट का, जो कि ऑलमोस्ट साल भर हो गया है इसमें एक एक्टिव फेज चलते हुए। अभी हाल फिलहाल में एक पॉज था, एक कंसोलिडेशन, एक रिकवरी का अटेम्प्ट, जो कि आज फेड आउट होता हुआ नजर आया। मींस दोबारा से इसमें सेलिंग प्रेशर रिजर्व होते हुए दिख रहा है। तो जो 4700 वाली नवंबर की जो पुट है,
उसके थ्रू यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जो कि करीब 155 के पास ट्रेड कर रही है। उसको आप बाय करेंगे, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा, 230 तक के टारगेट्स रहेंगे। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 3500 रुपए का हो सकता है, जहाँ पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 7500 का है। तो वैसे भी हमने देखा था कि शेयर ये वोलेटाइल था और आज फिलहाल अगर आप शेयर को देखेंगे तो ये दिन के निचले स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है, 2% के आसपास की गिरावट है। तो बढ़िया है, 4700 वाली पुट खरीदनी है 155 रुपए के भाव पर नवंबर सीरीज में, ये ध्यान रखिएगा। अब तो ये सीरीज तो खत्म हो गई है। लक्ष्य 230 रुपए, स्टॉप लॉस 120 रुपए का आप लोग लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 7500 का, अधिकतम नुकसान इसमें 3500 का आप लगा के चलिए। और बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इस ऑप्शंस में। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। निफ्टी बैंक करीब 100 अंक नीचे, निफ्टी करीब 125 अंक नीचे, ये है बाजार की फिलहाल तस्वीर। और हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स बड़े अच्छे चमक रहे हैं। आप देखेंगे कि JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये तमाम शेयर आज अच्छी रफ्तार के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मेटल का जो इंडेक्स है वो रिकॉर्ड हाइज के आसपास होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सत्र से लगातार तेजी है। आज को अगर मिला लें और 5 सत्र में लगभग 5% के आसपास की तेजी बन गई है। तो राजेश जी, आपका क्या व्यू है मेटल को लेकर? मेटल को लेकर कहा यही जाता है कि नहीं साइक्लिकल्स हैं, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनती है। क्या कोई निवेश के रणनीति खोजे या प्योर ट्रेडिंग बेट्स अभी भी है मेटल शेयर? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि ये बात सही है कि मेटल एज ए होल अगर आप देखा जाए तो सिक्लिकल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ही होती है, समय समय पर इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अभी जो तेजी चल रही है खास करके एल्यूमिनियम में अगर आप देखो तो एलएमई पे जो प्राइस है $2850 के ऊपर चले गए हैं। कुछ प्रोडक्शन आइसलैंड में हिट हुआ है। यूएस के टैरिफ को लेकर के जो दिक्कतें थी वो अपनी जगह थोड़ी सी ठंडी होती हुई नजर आ रही है। और सप्लाई डिमांड की जो सिनेरियो है उसको अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि डेफिसिट आ रहा है एल्यूमिनियम में खास करके। चाइना ने कई प्रोडक्शन कैप्स लगाए हैं, फिर वो चाहे एल्यूमिनियम पे हो या स्टील पे हो, इन सब चीजों को लेकर के भी थोड़ी सी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के बीच में हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखना हो तो एल्यूमिनियम में तो नेशनल, वैसे दोनों ही कंपनियां हिंडाल्को और एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम दोनों ही अच्छी है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे नेशनल एल्यूमिनियम ज्यादा बेटर नजर आता है, क्योंकि एक तो डिविडेंड भी अच्छे देते हैं, दूसरे अगर आप देखो तो आपके वैल्यूएशन उसके हिंडाल्को के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर पड़ रहे हैं। तो इस वक्त नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टील पैक की बात की जाए तो वहाँ सेल में हमें लगता है कि एक अपसाइड अच्छी हो सकती है वैल्यूएशन को लेकर के, उनकी कैपेसिटी को लेकर के। और दूसरे जिंदल स्टील एंड पावर, जहाँ की जो अंगुल वगैरह में रैंप अप हुई कैपेसिटी वगैरह की, उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है जिंदल स्टील एंड पावर पे भी खरीदारी की जा सकती है। दोनों में हम ये मान के चल रहे हैं कि करीब अगर कोई साल भर का नजरिया रखे तो 15% के आसपास की अपसाइड दोनों में हो सकती है। ठीक है, ये दोनों विकल्प आपके लिए अच्छे हैं। राजेश जी आपको बता रहे हैं अच्छी तेजी आज मेटल शेयरों में। जिंदल स्टील करीब 4% ऊपर है। इस बीच MCX को लेकर अपडेट आ रहा है। MCX का ये कहना है कि ट्रेडिंग को डिजास्टर रिकवरी पर शिफ्ट किया गया, बट सवाल ये है कि बार बार ये दिक्कत हो क्यों रही है, और जो ट्रेडर्स है उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करेगा कौन? क्योंकि ये 4 महीने में दूसरी बार हम देख रहे हैं कि एक दिन में मल्टीपल ओकेजन्स पर ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ है MCX पर। और शेयर में भी हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी है, 9,000 रुपये के आसपास के भाव हैं। तो शेयर प्राइस में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जो लोग कमोडिटीज़ में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए परेशानी का सबब ये ज़रूर बना हुआ है MCX का जो ये IT प्लेटफॉर्म है। अपडेट आ गया है। MCX का कहना है कि नहीं, जो भी ट्रेडिंग में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए हम दुखी हैं, लेकिन ये है कि हाँ, नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये एक प्रमुख सवाल हो जाता है। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज़ और रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।
देखिए, नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है और अब फोकस करते हैं कैनेडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस पे, क्योंकि कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी तो किए हैं, पर नतीजों के बाद आगे की क्या है योजना, बताने के साथ हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अनुज माथुर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो नतीजों में हमने देखा अनुज जी कि आपकी APE ग्रोथ साल दर साल 11% रही। H1 FY26 में मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी स्थिर रहे, बट आगे के लिए सेकेंड हाफ के लिए क्या कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, उसके बारे में सबसे पहले समझाइए। और क्या आगे चल के APE के नंबर पे एक डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारी लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुई है, 17 अक्टूबर को हमारी लिस्टिंग हुई है। बट ये हमारी कंपनी जो है 2008 से काम कर रही है, बिजनेस कर रही है। और अगर आप देखेंगे हमारी जो परफॉर्मेंस है पिछले 17 सालों की, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। हर साल हमारा जो बिजनेस है इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो किया है। प्रॉफिटेबिलिटी है लास्ट 13 सालों की, डिविडेंड दे रहे हैं पिछले 4 सालों से। तो एक हम बहुत कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आवर परफॉर्मेंस। जैसे आपने बोला 11% की हमारी ग्रोथ रही है APE में इस हाफ ईयर में। और अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करूं, इंडस्ट्री से कंपेयर करूं, सो इंडस्ट्री से कहीं बेहतर है। जो इंडस्ट्री ग्रोथ रही है वो अराउंड, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो 7 to 8% रही है। हमारा जो WPI ग्रोथ है, वेटेड प्रीमियम इनकम, इनफैक्ट वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि उसमें रेगुलर प्रीमियम होता है और सिंगल प्रीमियम का 10% होता है। उसमें हमारी 14% ग्रोथ रही है। और अगर मैं देखूं इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही है वो 8% रही है। लिस्टेड प्लेयर्स की मैं बात करूं तो 5% रही है। तो अक्रॉस हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और यही ट्रेंड जो सेकेंड हाफ है या नेक्स्ट ईयर है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से सुपीरियर रहेगी। डबल डिजिट तो रहने ही चाहिए, डेफिनेटली रहेगी, बट एक चीज और है कि हम इंडस्ट्री से बेहतर करेंगे। जी अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं नोएडा स्टूडियो से। सर, अगर हम VNB मार्जिन की बात करें तो आगे जाते हुए आप किस तरह के मार्जिन्स देख रहे हैं, क्या उम्मीद आप करके चल रहे हैं, और क्या जो करंट जो मार्जिन्स लेवल हैं क्या इसी के आसपास सस्टेन करेगी या फिर फर्दर एक्सपेंशन की भी संभावनाएं हैं? देखिए, VNB मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो हमारा लास्ट ईयर के मुकाबले, अगर मैं 6 महीने FY25 के और 6 महीने FY26 के देखूं तो हमारा 1.5% से इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर पीरियड में 18.1 था और अब जो है 19.6% हमारा VNB मार्जिन रहा है। सो हमारी ग्रोथ रही है। अगर मैं एब्सोल्यूट VNB की बात करूं, बिकॉज अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है, 20% इंक्रीज रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा VNB मार्जिन है वो इसी स्तर पे बना रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। तो एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो फर्दर इंप्रूव होगा। शॉर्ट टर्म में जैसे अभी GST की चेंजेस हुए तो उसमें भी हम बहुत सारे हमने स्टेप्स ले लिए ऑलरेडी टू मेक श्योर कि हमारा GST मार्जिन प्रोटेक्टेड रहे। सो हमारा यही है कि हमारा जो VNB मार्जिन है फॉर H2, बिकॉज आपने स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ के लिए पूछा है, हमारा मार्जिन इसी पे स्थिर रहेगा, थोड़ा सा इसी रेंज में ऑपरेट हो गया हम। ये जो है आपके कामकाज को डोमिनेट करता है। 70% बिजनेस जो है आप कैनरा बैंक से लेते हैं, 15% जो है HSBC की हिस्सेदारी है। आगे चल के बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या कुछ अप्रोच रहेगी, और साथ ही चैनल कंसंट्रेशन को अवॉइड कर सके उसको लेकर क्या रणनीति है? हाँ, नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपकी तरफ से। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो बैंक इंश्योरेंस मॉडल है ये बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि इसमें आप एक ट्रस्ट फैक्टर होता है जो बैंक के कस्टमर्स के साथ, आप उस ट्रस्ट पे यू आर एबल टू ऑफर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो ये है, तो इस बैंक इंश्योरेंस की एक जो खासियत है वो ये है कि कॉस्ट जो होती है वो काफी कम होती है। तो हमारे केस में जो हमारी कॉस्ट रेशियो बहुत एडवांटेज है, तो एक हमारा ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि थ्रू बैंक हम बिजनेस जो कर पाते हैं बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे कर पाते हैं, जिसका कुछ बेनिफिट कस्टमर को जाता है और बाकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, हमने एजेंसी चैनल लॉन्च किया है इसी महीने, और वो धीरे धीरे हम रैंप अप करेंगे। तो हमारा मानना ये है कि जो भी 85% बिजनेस जो इन 2 बैंकों से आता है, हमारे प्रमोटर बैंक से आता है, जैसे हमारा एजेंसी और उसके अलावा डिजिटल और कुछ हमारे दूसरे माध्यम है जिससे हम बिजनेस लाते हैं, उसका शेयर बढ़ जाएगा इन परसेंटेज टर्म्स। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो ग्रोथ है
ऑल्टरनेट चैनल्स का, एजेंसी का वो होगा, उसके चलते हुए जो शेयर ऑफ बिजनेस है फ्रॉम ऑल्टरनेट चैनल्स और एजेंसी वो ग्रो करेगा। जी माथुर साहब, एक और सवाल है और बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, मतलब सबकी समझ में भी आ जाएगी। ये जो जीएसटी को लेकर जो चेंजेस किए सरकार ने, इसके बाद आप बिजनेस कितना ग्रो होते हुए देख रहे हैं और सेंटिमेंट्स किस तरह के डेवलप हो रहे हैं? क्या मतलब अगले साल जब इस तिमाही के नंबर की बातचीत करेंगे, कितना आप जंप की उम्मीद कर रहे हैं ओवरऑल एओएम में? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से एग्जाम करने के लिए, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ इंश्योरेंस की। और हमारा मानना ये है कि इस रिलैक्सेशन के साथ कस्टमर्स ज्यादा आएंगे आगे, और इंश्योरेंस जो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो क्लियरली 18% का बेनिफिट है। अगर पहले किसी का प्रीमियम 100 रुपए था तो वो घट के अब 92 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से डिमांड आनी चाहिए। और हमने देखी है, अभी देखिए बहुत शॉर्ट पीरियड है, 22 सितंबर को ये हुआ था, ऑलमोस्ट एक महीना ही हुआ है, बट हाँ इस पीरियड में भी डिमांड बढ़ी है। और आने वाले टाइम में पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी बढ़ेगी, और ये हमारा मानना है कि उस तरह से ओवरऑल इंडस्ट्री का बिजनेस ग्रो करेगा। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, हमारा जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया है, हम टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में है। सो हम ये देख रहे हैं कि जो डिमांड टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज से आ रही है, जो छोटे शहरों से आ रही है, वो कहीं ज्यादा है, और उसकी वजह से पर्टिकुलरली हमारी कंपनी को इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैं मानता हूं कि जो प्रीमियम है इंडस्ट्री का वो भी ग्रो करेगा, और हम अपनी ग्रोथ के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं कि हमारा अच्छा बिजनेस होगा अगले एक साल में और उसके बाद भी। ठीक है माथुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपको आगे के लिए भी बहुत अच्छी हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका बिजनेस भी ग्रो करे, और आपसे मुलाकात भी आगे जल्दी जल्दी होती रहेगी। अब तो लिस्ट हो गई है कंपनी आपकी, तो मुलाकात तो हम करते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए और हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के बिजनेस पर और आगे के आउटलुक पर भी। इस बीच टीवीएस मोटर के नंबर आ गए। आज को जो की रिजल्ट्स आने थे उसमें टीवीएस मोटर भी शामिल था। आय बड़ी है, एबिडा की बात करें तो वहां पर भी हम रौनक देख रहे हैं, और मतलब हर फ्रंट पर प्राइमा फेसी तो नंबर दिखाई दे रहे हैं, बट ये है कि स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी उसके मुकाबले शायद थोड़ा सा कम है। शेयर ने अचानक से गोता लगा है 2% के आसपास की, 3,570 रुपए के आसपास के भाव हैं। सृष्टि से जरा समझते हैं नंबर्स को कि क्या उम्मीदें थी और क्यों ये शेयर नीचे आ रहा है। सृष्टि, नतीजा आने के साथ ही शेयर नीचे जा रहा है, क्यों निराश है बाजार इन नतीजों से? जी हाँ अभिषेक, नंबर्स जो हैं वो उम्मीद से कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए 1190 करोड़ जो है कंपनी ने अपनी आय घोषित की है, जहां पर उम्मीद थी कि ये जो नंबर्स रहेंगे वो 1507 माफ़ कीजिएगा 11,000 के भी ऊपर जो है कंपनी की आय रहने की उम्मीद जताई जा रही थी, और उसको लेकर जो है निराशा आप ज़रूर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ मुनाफे की बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा आया है वो 906 करोड़ है, जहाँ पर 980 करोड़ की उम्मीद लगाई जा रही थी। और साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पे भी साल दर साल, तिमाही दर तिमाही एक मार्जिन इम्प्रूवमेंट की जो है कहीं ना कहीं उम्मीद थी, बट वहाँ पर भी एक निराशा हाथ लगी है, क्योंकि टीवीएस मोटर्स लगातार जो है उसने 11% से ऊपर के अपने मार्जिन्स जो हैं वो मेंटेन किए हैं। इस बार भी जो है वो मार्जिन्स मेंटेन करता हुआ नजर आया है, 11% के ऊपर है, बट उम्मीद से कमज़ोर है। इसीलिए टीवीएस मोटर्स जो है हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक में एक गिरावट फिलहाल हावी हो रही है। तो तमाम पैमानों पे इस बार कमज़ोर नतीजे टीवीएस मोटर्स के, और स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी चाल हमने देख चुकी है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। राजेश जी, एक बार क्विकली, राजेश अग्रवाल जी, माफ़ कीजिएगा राजेश पालविया जी, टेक्निकल चेक इस पे लेना है कि 2% की गिरावट कौन से लेवल तक जा सकता है टीवीएस मोटर्स, कैसे देख रहे हैं आप इसे? पालविया साहब। तो जी, तो देखिए स्टॉक में एक रिएक्शन जरूर रिजल्ट का देखने को मिला है, लेकिन अगर इसके हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अगर ये स्टॉक इस गिरावट में अराउंड 3500 3480 के आसपास अगर मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस स्टॉक को ये डिक्लाइन में बाय करने की। और हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में वापस हायर साइड पे 3640 3650 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक वापस अपनी अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हमें 3800 के ऊपर के भी टारगेट इसमें बनते हुए दिख सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी, एक
वॉलेटिलिटी में जो भी माइनर डिप मिल रहा है इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना चाहिए। 3450 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है कि पोजीशन बनाए रखना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है वापस एक अप मूव बनते हुए दिखेगा। गोइंग फॉरवर्ड 3800 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बनते हुए दिख सकती है। चलिए, टीवीएस मोटर्स यहाँ पर गिरावट हावी हो रही है। और भी फैक्टर्स को हाईलाइट ज़रूर करेंगे, पर इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। हमारे साथ अब राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं और राजेश जी से समझेंगे वो तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स जहां पर है उनकी नज़र, और साथ ही साथ हमारे साथ राजेश अग्रवाल और राजेश पालविया भी है। तो तीन राजेश जी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है पैनल पे। थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है, बट हम आप तीनों की एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और राजेश भोसले जी, चलिए अब आपके पास आते हैं। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बताइए कहाँ पर हैं, आपकी नज़र, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ जो कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं फिलहाल आपको? जी नमस्कार। देखिए, दो काउंटर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। रिसेंटली अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट इसमें इंडसइंड बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट आज जिस तरीके का फॉर्मेशन है, लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम आउट दिखाई दे रहा है। एक रेंज को ब्रेक किया है एक ब्रेकअवे गैप के साथ, और कई समय के बाद 89 EMA के ऊपर क्लोज दे रहा है। तो इंडसइंड बैंक में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 779 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 825। एक और काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है HDFC लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और HDFC लाइफ जो है अपने की सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे RSI भी अपने की सपोर्ट पे है। अगर आप इसका 200 EMA भी देखें तो सपोर्ट पे है, और आज एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो HDFC लाइफ भी यहाँ पे बाय करना है 733 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द टारगेट्स ऑफ 770। 733 का स्टॉप लॉस, 770 का टारगेट एचडीएफसी लाइफ के लिए। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो 775 रुपये का स्टॉप लॉस, 825 का टारगेट। प्रोड्यूसर साहब कोशिश कीजिए कि फटाफट टारगेट स्टॉप लॉस डाल दीजिए। हम तो खैर रिपीट कर ही देंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ठप्पा तो लगा दीजिए कि राजेश जी ने ये बाय की रिकमेंडेशन दी है, तो लोगों को ये नोटिस हो जाएगा कि अच्छा इस शेयर पर राय क्या दी गई है। टारगेट वगैरह तो बाद में हम डाल भी देंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा दिखाइए हमारे तीनों राजेश जी को, और राजेश पालविया जी, राजेश अग्रवाल जी और राजेश भोसले जी। आपको बता दें सर कि पता है राजेश पालविया जी और राजेश अग्रवाल जी थे ना, तो हम लोग ब्रेक में ऐसे चर्चा कर रहे थे कि अच्छा क्या करें, आज तो दो राजेश जी हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, ये काम करते ना, राजेश जी को पालविया जी बोल देते हैं। अब ये कंफ्यूजन, मतलब ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि एक राजेश जी कलकत्ते वाले, राजेश जी इंदौर वाले, और राजेश भोसले जी आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से। तो ये भी हम लोग आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत संजोग है, एक ही नाम के तीन लोग ऐसे खोजने से कई बार नहीं मिलते, लेकिन बढ़िया पहली बार ही ऐसा चलिए बाजार में इसमें देखिए कि लोअर लेवल से रिवर्सल। जी तो पहली बार ही जी ऐसा सर, सहयोग बताइए बन रहा है प्लीज। कि तीन राजेश एक ही पैनल में एक साथ देखने को। राजेश जी देखिए, राजेश तो वैसे भी तीन ही हैं। आप सोचिए कि हम मेरी क्या हालत होती होगी। अभिषेक तो ना जाने कितने हैं, मतलब कहीं आप नाम ले लीजिए, बीच बाजार में खड़े होकर 4 अभिषेक आपके पास आ जाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, तो ये खूबसूरती भी है, कई बार इस तरह के संजोग ऐसे बातचीत का, ऐसे हंसी मजाक का मौका भी दे देते हैं। लेकिन मार्केट पर लौटते हैं सर, और बढ़िया रिवर्सल है मार्केट में। देखिए कोई वीकनेस नहीं है, तनाव लेना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि 35 अंकों की नरमी रह गई है निफ्टी में, यानी कि फिर से लोअर लेवल से 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आ गई, और निफ्टी बैंक बाकायदा हरे निशान में जाके 70 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो हमने जो आपको कहा कि नहीं बाय ऑन डिप्स कीजिए, परफेक्ट ये बाजार है गिरावट पर खरीदारी करने का। इसमें आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। आज तो एक्सपायरी है, तो आज वोलेटाइल माहौल निश्चित तौर पर होगा।
लेकिन ये स्ट्रेंथ दिख रही है बाजार की। और निफ्टी बैंक 58,200 यानी कि अपने रिकॉर्ड हाई से कितने 1% भी दूर नहीं है, तो मजबूती है और शॉर्ट करने वाली गलती नहीं करनी इसमें। क्यों राजेश जी, सही कहा ना मैंने? पालविया जी बिल्कुल। तो अभिषेक जी, हमने ओपनिंग कमेंट्री में भी यही बोला था कि बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे स्टॉक। यहाँ पे जिस तरीके का स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का बना हुआ है, हमें लगता है ये टारगेट बड़े आते हुए दिखेंगे। और हो सकता है कि आज थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, और हम ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट के डायरेक्शन को लेके। और हमें लग रहा है कि नवंबर सीरीज में हमें निफ्टी में भी न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से एफआई ने भी अपने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे थोड़ी कवर करते हुए देखने को मिली, और ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से वापस एक कॉन्फिडेंस आते हुए दिखा है। नंबर्स भी अगर हम देखें, क्वार्टरली नंबर्स भी देखें, तो वहां पे भी एक अपटिक देखने को मिल रहा है, वहां से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लौटते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी यहाँ पे पोजीशनिंग है मार्केट की, और हो सकता है कि हम नवंबर सीरीज की शुरुआत के कुछ दिनों में ही यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी निफ्टी में भी देखने को मिले। कल सुबह सुबह आज हमने यही कहा था राजेश जी कि हो सकता है कि नवंबर सीरीज की शुरुआती ही कुछ दिनों में ही आप निफ्टी में ऑल टाइम हाई देख लें। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे तीनों राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी कहीं जाइएगा नहीं। और राजेश अग्रवाल जी, आपसे एक गुजारिश है सर, आप ना 2-4 शेयरों की लिस्ट अपनी तैयार रखिए सर, क्योंकि बाजार जब भी रिकॉर्ड हाइस के आसपास होता है या फिर ऊपर निकलता है तो नए निवेशक बाजार में आते हैं, वापसी करते हैं। देखते हैं कि अच्छा अब तो माहौल बड़ा अच्छा हो गया है, तो क्या खरीदना जरा ये बताइएगा। और BTST ट्रेड भी हम समझेंगे अपने दोनों राजेश जी जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्लोजिंग कॉल्स में देखिए मार्केट में एक्शन भरपूर है और निचले स्तरों से एक रिकवरी का अटेम्प्ट मार्केट फिर से दिखाता हुआ। निफ्टी जहां पर अभी कुछ देर पहले लगभग 80-90 अंकों की गिरावट थी, अब वो रिकवर करता हुआ सपाट हो रहा है। और निफ्टी बैंक भी लाल निशान से अब रिकवर करते हुए 150 अंकों की एक तेजी फिलहाल दिखा रहा है। तो एक शार्प रन अप पर देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन पैन आउट होता है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और उसको लेकर एक्शन भरपूर है। बट कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा मूव है और उनके बारे में बात करते हैं। और एक काउंटर जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए वो है स्पार्क का शेयर, क्योंकि हाल फिलहाल हमने इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की है। देखिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सन फार्मा का आर्म है, और इस बार हम देख रहे हैं कि कल भी ये रेडार पे आया था, 5-6% की तेज़ी थी। आज फिर से ऐसे बाजार में 7% का उछाल है। राजेश अग्रवाल जी, क्या आप इसे ट्रैक करते हैं? कोई नया डेवलपमेंट जो कि स्पार्क में हो रहा हो, या हाल फिलहाल जो रिसर्च रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको लेकर क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं? क्या राय है आपकी यहाँ पे? देखिए, बने रहने की राय रहेगी। कंपनी बहुत शानदार है, हालांकि नंबर्स उतने कोई खास है नहीं, और जो कि रिसर्च जो फार्मा रिसर्च की जो कंपनियां होती है उसमें अक्सर होता है कि बहुत लंबी अवधि तक नंबर उतने अच्छे नहीं आते जब तक कि उनके अप्रूवल्स वगैरह नहीं आए, उसके बाद नंबर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा प्ले है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, जो भी इन्होंने एंडा वगैरह फाइल किए हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है लंबी अवधि में इसका टारगेट कम से कम 175-180 रुपये होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। राइट, तो स्पार्क को लेकर ये राय, लगभग 7% की तेज़ी और बने रहने की सलाह फिलहाल आती हुई इस पर्टिकुलर काउंटर में। ग्रीव्स कॉटन आज फिर से लगभग 5-5.5% ऊपर है, इसके बारे में हमने चर्चा की ही। साथ ही साथ टायर काउंटर्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, पर आज वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से पलटी खाता हुआ 5% यहाँ पर वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंडस टावर्स नतीजों के दम पे यहाँ पर एक्शन भरपूर है, 5-6% की तेज़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं। पर वोडाफोन आइडिया 5% की गिरावट ये दिखा रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में 4-4.5% की गिरावट है, और SCI ये भी एक यू टर्न लेता हुआ 0.25% की आप यहाँ पे बिकवाली देखेंगे।
पर साथ ही साथ बीएससी एक बार इस पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि बीएससी में भी आज 3.5% की कमजोरी है। राजेश पालविया जी, हाल फिलहाल आप इसको ट्रैक भी कर रहे थे, निचले स्तरों से एक अच्छा मूव आपने पकड़ा था, मुझे याद है, बट क्या इन स्तरों पे एक जिस तरीके से मूव अब आ रहा है, एक यू टर्न है, क्या राय रखते हैं आप इस पे अभी फिलहाल? तो देखिए, स्टॉक पे एक अच्छा रनअप देखने को मिला था। अराउंड 2550 के आसपास तक स्टॉक के एक अप मूव बनते हुए दिखे। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिखा हायर साइड से, बट हमें लगता है कि ये गिरावट में वापस एक अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे लेने के लिए। 2400 और 2380 के बैंड में अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो हमें लगता है कि वापस एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 से 2% का अगर और इसमें करेक्शन बनता है तो वहां हम इसमें बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे डाउन साइड में करीब 2350 के आसपास, और जब तक ये 2350 के लेवल के ऊपर बना हुआ है हमें लगता है कि वापस यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक में एक पुल बैक टुवर्ड्स 2550 2600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 2600 के ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है, बट टिल द टाइम 2600 के लेवल क्रॉस नहीं होते, हमें लगता है 2380 से 2400 के बैंड में बाय करें, 2350 स्टॉप लॉस रखें। 350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए 3:20 हो गए हैं और अपने मेहमानों से समझते हैं उनके पसंद के शेयर। टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे बताएंगे कि बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर है, और राजेश अग्रवाल जी से जानेंगे कि उनके पसंद के शेयर कौन से हैं जिन पर नए निवेशकों को नजर रखनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। राजेश भोसले जी, पहले आपके बीटीएसटी एसटीबीटी से शुरुआत करेंगे, बताइए सर। कि मैं इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लाइफ पे बात कर चुका हूँ। एक और काउंटर अच्छा लग रहा है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, ऑलरेडी इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला था, एंड 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज अप ट्रेंड रिज्यूम करा, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 78 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि 82 हाफ तक स्टॉक जो है नियर टर्म में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 78 का स्टॉप लॉस होगा, 82.5 का टारगेट होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। और अगर हम एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो 733 रुपए का स्टॉप लॉस, 750 रुपए के टारगेट आप लगा के चलिए। तो बैंकिंग में और इंश्योरेंस में जहां पर पसंद है राजेश जी की आपके सामने में रखिए। राजेश पालविया जी, फटाफट सर अपने आप बीटीएसटी बता दीजिए सर। तो यूपीएल यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। यूपीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। अपसाइड के टारगेट हम इसमें 720 725 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 695 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। और वही दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एलएनटी का। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। ये स्टॉक में हमें लगता है 4050 4060 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 3930 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। एलएनटी को लेकर बुलिश है। अच्छा, 1.5% ऊपर एलएनटी आ गया। एलएनटी के तो कल नंबर भी आने वाले हैं, और एलएनटी की बात करें करीब 6 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। आज भी कोई ऑर्डर की खबर आई। अब देखिए, एलएनटी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि 1000 करोड़ 2500 करोड़ की ऑर्डर की तो बातचीत ही नहीं करती है। चर्चा कब हुई? जब 15,000 करोड़ रुपए का उनको एक अल्ट्रा मेगा ऑर्डर भी मिला था कुछ दिनों पहले, तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो एलएनटी पर आप नजर रख के चलिए। नोवार्टिस के नंबर आगे हैं, मार्जिन 20% से बढ़कर 26.5%। हेल्दी मार्जिन रिपोर्ट किए हैं नोवार्टिस ने। बाकी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आय 87 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर आधार पर ये नंबर है। इस पर एक हम व्यू लेंगे राजेश पालविया जी से। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, सर अपनी पसंद के जहां पर आपका कन्विक्शन हो और लगता हो कि ये नए निवेशकों के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सर 3-4 शेयर अपने आप बता दीजिए सर टारगेट के साथ। देखिए, पहला तो रिलायंस का रहेगा, और हमें लगता है कि इसे कम से कम आप साल भर के नजरिए के साथ रखें। जियो का आईपीओ इन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में अनाउंस कर ही रखा है, तो वहां पर एक तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। उसके अलावा अगर जो मौजूदा बिजनेस है उसमें अगर आप देखें तो रिफाइनिंग में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि जीआरएम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। रुपए की कमजोरी करने एक्सपोर्ट के जो इनकम आएगी वो बढ़ी हुई नजर आएगी। एआई में इन्होंने गूगल मेटा के साथ करार किया है। टेलीकॉम में जैसा मैंने कहा आईपीओ आने वाला है। दूसरे आरपीयूज बढ़ते हुए नजर आए, मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए। एफएमसीजी में पहले ही वर्ष में इन्होंने 10,000 करोड़ की रेवेन्यू निकाल ली।
और नेटवर्क करीब 1 लाख स्टोर का बढ़ाने की बात कर रहे हैं, न्यू एनर्जी में बड़ा काम कर रहे हैं, 19,000 स्टोर रिटेल में हैं। तो सारी चीजें इनके फेवर में जा रही है और अभी तक अगर आप देखो तो पिछले कई क्वार्टर से स्टॉक कुछ ने खास करके दिया नहीं है निवेशकों को। मुझे लगता है कि अगर साल भर का नजरिया रखें तो यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। दूसरा स्टॉक हुंडई मोटर का रहेगा, जहां अगर आप देखें तो एसयूवी में मार्केट लीडर है क्रेटा इनका। इलेक्ट्रिक क्रेटा जो लॉन्च हुई वो भी बहुत अच्छी तरीके से बाजार में नील लिया गया। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं जो कि 8 लाख यूनिट से करीब करीब 10.7 लाख यूनिट हो जाएगी FY29 तक। जो 26 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, नए वेरिएंट्स कह सकते हैं, और जो एक्सपेंशन है वो पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल से। तो मैं समझता हूँ ये दो स्टॉक कम से कम साल भर का नजरिया रखें और खरीदारी करें। ठीक है, ये कुछ शेयर्स हैं जो आप लंबी अवधि के लिए अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। बाजार की तरफ ज़रा बढ़ते हैं और 5 मिनट क्लोजिंग को रह गए हैं और आज हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी है मेटल शेयरों में। L&T ने बड़े अच्छे गेंस दिखाए हैं और इसके अलावा हमने देखा कि ऑटोज़ में आयशर में अच्छी तेज़ी रही और दोनों के दोनों जो इंश्योरेंस शेयर्स हैं SBI लाइफ और HDFC लाइफ दोनों में करीब करीब 1.5-2% के आसपास की शानदार तेज़ी पर हमें कारोबार होता हुआ दिखा है। जियो फाइनेंस पर एक राजेश पालविया जी आपसे व्यू चाहिए, ज़रा टेक्निकल राय दीजिए सर। अब तो इसमें देखिए बिजनेस की शुरुआत भी हो गई है, ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। 308 रुपये 9 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं जियो फाइनेंस के। जियो फाइनेंस क्या अगली सीरीज के लिए आप इसमें मौके देख रहे हैं? समय दें क्या इसको, महीने 2 महीने पैसे बन जाएंगे सर? तो आई थिंक स्टॉक में नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे। 290 के आसपास इसके एक अच्छे सपोर्ट बने हुए शॉर्ट टर्म चार्ट पे। जब तक 290 का लेवल इंटैक्ट है हमें लगता है यहाँ पे पुल बैक के अटेम्प्ट होते रहेंगे एंड 330 इसका मेजर हर्डल है। अगर ये 330 के लेवल को सरपास करने में कामयाब होता है तो फिर स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 370-390 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। ये पोजिशनल व्यू है। तो हमें लगता है कि जिनका थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है वो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 290 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। और जस्ट डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से परचेस है। फाइनेंशियल्स यहाँ पर डिस्क्लोजर के साथ आपके लिए राय, बट इसी के साथ साथ टोरेंट पावर ये काउंटर भी कमजोरी के साथ बंद होने की तैयारी में है। 3% की यहाँ पर गिरावट। राजेश भोसले जी, एक क्विक टेक टोरेंट पावर पर। जी देखिए, कोई भी जो बाउंस आ रहा है रिसेंटली हमने देखा है कि 89 में के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो स्टॉक जब तक वापस 1340 क्रॉस नहीं करता इस स्टॉक में प्रेशर रहेगा। नियर टर्म में पॉसिबली स्टॉक जो है इसके जो रिसेंट स्विंग लोज जो है 1200 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड का सलाह दूंगा। जब तक 1340 वापस क्रॉस नहीं करता ये स्टॉक में जो है प्रेशर रहेगा। ये थोड़ा प्रेशर बरकरार रह सकता है टोरेंट पावर पर, ये राय आती हुई फिलहाल राजेश भोसले की तरफ से। बट अब इस शो को यहीं पे थोड़ा सा समेटते हैं, मार्केट क्लोजिंग का वक्त तो चला है। राजेश पालविया जी, राजेश अग्रवाल जी, राजेश भोसले जी, हमारे राजेश जी की तिगड़ी को बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। मज़ा आया आप लोगों के साथ शो करके। पर मार्केट की अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आज वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला। आप देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी भी थी, उससे जुड़ा भी पूरा एक्शन था, पर 26,000 का लेवल निफ्टी पार नहीं कर पाया, ये बात तय है। अभी फिलहाल देखेंगे तो 50 अंकों की फिलहाल गिरावट दिखा रहा है और निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आई है और हरे निशान में बंद होने की तैयारी में। बट कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर एक अच्छा एक्शन था। ब्रॉडर मार्केट से बाटा इंडिया लगातार कमजोर रहा, 6% की यहाँ पर गिरावट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 5% की कमजोरी। BSE शिपिंग कॉर्पोरेशन वो और काउंटर्स हैं जहां पर आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी। TTK प्रेस्टीज दमदार नतीजों के दम पे 9% का उछाल। किर्लोस्कर ऑयल 6% ऊपर। साथ ही साथ IDBI बैंक 7% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोज। और कुछ केमिकल काउंटर्स में फर्टिलाइजर स्पेस में लगभग 4 से 6% की तेजी थी। UPL जैसे स्टॉक में 4% का उछाल आपने देखा। जो टायर काउंटर्स हैं वहां पर भी जो है एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। JK टायर का काउंटर माफ कीजिएगा,
वो काफ़ी अच्छा था। अपोलो टायर्स में भी लगभग 5-6% की तेज़ी थी। इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील बने हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। लूजिंग साइड पे कोल इंडिया, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व ये काउंटर्स थे जहां पर आज आपने गिरावट के साथ जो है कारोबार देखा। साथ ही साथ एल&टी नतीजे कल आएंगे और नतीजों से पहले जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा एक्शन रहा। ऑटो काउंटर्स में टीवीएस के नंबर्स निराशाजनक आए, 2% की यहाँ पे गिरावट। एमएनएम, एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प आज लाल निशान में बंद। इंडस टावर्स अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर 3% से ज्यादा की तेजी। लॉरस लैब, बायोकॉन, पीएनबी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आज आप अच्छा एक्शन देख पा रहे थे। पॉलीकैप, एमसीएक्स, ट्रेंट में आज रही मुनाफा वसूली। साथ ही साथ बीईएल के शेयर की भी बात करें तो वहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही हमने ट्रेड देखा। तो आज मिला जुला कारोबार, पर कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और निफ्टी बैंक ने लगभग 107 अंकों की तेजी के साथ आज मार्केट का दिया क्लोज। थोड़ी देर में रेट्स और सेटल होते हुए दिखेंगे। पर चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स के शो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे और अभिषेक को दीजिए यहीं पे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हम अब कल मिलेंगे।